नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। किसी भी देश का कानून उस देश की जनता की भलाई के लिए होता है, अपराधों की रोकथाम के लिए होता है, ना कि जनता को परेशान करने और अपराधों को कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में अपराधियों को इसका फ़ायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए। देश के अंदर ये मांग काफ़ी समय से महसूस की जा रही थी कि हमारा जो संविधान लिखा गया था, वो अंग्रेज़ों के समय उन्हीं के अंग्रेज़ों के संविधान के अंदर से मॉडिफ़ाई करके इसको तैयार किया गया था। संविधान सभा ने जो भी चीज़ें ली थी, वो अंग्रेज़ों के कानून से ही लेकर उसको आगे अपने हिसाब से ढाला था। लेकिन आज इतने समय के बाद, देश की आज़ादी के इतने समय गुज़र जाने के बाद, ये मांग की जा रही थी। समाज के अंदर कई तरीके के जिस तरीके से बदलाव आए, उस तरीके से अब जो हमारा पुराना पड़ चुका कानून था, या यूं कहें कि बूढ़ा हो चुका कानून था, उसको एक बार फिर से रिवाइव करने की जरूरत थी। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी महसूस की जा रही थी सीआरपीसी और आईपीसी में, जो काफी कष्टकारक थी। और कई मायनों में, कई स्थानों पर वो ऐसा लगता था कि या तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या कानून उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, या पुलिस के लिए कई तरीके की मुसीबतें थी। तो इन सबको देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी ने काफी समय अपने एजेंडे में इसको रखा था कि हम आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव करेंगे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इस बार संसद सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में एक स्टेप आगे बढ़ाया और सीआरपीसी और आईपीसी के अंदर बदलाव किया। भारतीय संविधान के अंदर आईपीसी और सीआरपीसी में कुल 313 बदलाव किए गए हैं। सरकार का दावा है कि ड्राफ्ट कमेटी बनाने से पहले कई स्तरों पर मंथन किया गया था। लॉ कमीशन से लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट से इसमें बात की गई, और इससे एक्सपर्ट से इनमें सलाह भी ली गई थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, इसके अंदर इसमें कुल 513 धाराएं होंगी। सीआरपीसी की 478 धाराओं की जगह पर 160 धाराओं में बदलाव किया गया है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराएं घटाई गई हैं। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी की धारा 511 धाराओं की जगह पर अब इसमें 356 धाराएं होंगी। कुल 175 धाराओं में बदलाव किया गया है। 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराएं घटाई गई हैं। तो इस तरीके से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें अब 170 धाराएं होंगी, पहले 167 धाराएं हुआ करती थी। कुल 23 धाराओं में बदलाव किया गया है और एक नई धारा जोड़ी गई है, 5 नई धाराएं घटाई गई हैं। तो ये भारतीय संविधान का एक मोटा मोटा हिसाब किताब है। कुल मिलाकर हम आपको ये बताते हैं कि कानून की किताबों यानी संविधान में क्या क्या बदलाव हुआ। अब आप इसमें सुनिए, जो सबसे जरूरी चीज थी देश के अंदर, हुआ क्या करता था कि पहले अगर कहीं पर अपराध हो तो अपराधी छूट जाता था, अपराधी मौज लेता रहता था, लेकिन पुलिस जो विक्टिम था, जो पीड़ित हुआ करता था, उसको इधर से उधर भटकाती रहती थी कि इस थाने से उस थाने चला जा, ये थाने की सीमा नहीं है, उस थाने की सीमा है, इस राज्य की सीमा नहीं है, उस राज्य की सीमा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि जीरो एफआईआर का जो प्रावधान था वो पहले भी था, लेकिन अब इसको सख्ती से लागू किया गया है। यानी कि अगर सपोज कीजिए किसी महिला के साथ रेप जैसी या कोई भी वारदात उत्तर प्रदेश के अंदर होती है या दिल्ली के अंदर होती है और उत्तर प्रदेश की में वो चली जाती है, और अगर वो उत्तर प्रदेश के किसी थाने में इस बात की अपने साथ हुए किसी अपराध की रिपोर्ट करती है कि मेरे साथ दिल्ली के अंदर ये हुआ, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे दिल्ली नहीं भेजेगी। वो वहीं पर पीड़िता के बयानों के आधार पर एक जीरो एफआईआर दर्ज करेगी और उस जीरो एफआईआर को दिल्ली भेज देगी। या दिल्ली में अगर कोई महिला उत्तर प्रदेश के मामले को शिकायत करती है, तो यहाँ का जो पुलिस अधिकारी होगा वो यहाँ पर जीरो एफआईआर दर्ज करेगा। अगर उसको लगता है कि ये जो पीड़िता है वो सचमुच वाकई इसके साथ गलत हुआ है और ये यहाँ पर आके रिपोर्ट करना चाहती है,
तो अपने यहाँ वो दिल्ली के किसी थाने में जहां पर वो रिपोर्ट कर रही होगी महिला, वहां पर उसके अपराध की एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी और 0 एफआईआर को 15 दिनों के अंदर, आप समझिए इसमें टाइम लिमिट भी रख दी गई है, 15 दिनों के अंदर संबंधित थाने को भेज दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये बड़ा मामला होगा जो समाज में कई तरीके के बदलाव लाएगा। हाँ, इससे पहले पीड़िता या जो भी पीड़ित हुआ करते थे वो इधर से उधर, इस थाने से इस थाने, इस राज्य से उस राज्य में भटकते रहते थे, लेकिन उनके साथ हुए अपराध की रोकथाम का कोई प्रावधान नहीं बन पाता था और कई बार तो बहुत ज्यादा बार ऐसा होता था कि अपराधी इसी बीच बच निकलता था या फिर उसको कानून में उसका फायदा मिल जाता था। और ये एक बड़ा मामला है जो कानून के अंदर चेंज किया गया है। इसी तरीके से अगर रेप का कोई भी मामला होगा, नाबालिग बच्ची के साथ जो रेप है, हम ये बात इसलिए उठा रहे हैं कि समाज के अंदर अभी जो इस तरीके के जो मामले वो बहुत ज्यादा आए हैं, पिछले दिनों बहुत सारी चीजें रिपोर्ट की गई हैं, उसमें इस पर रोकथाम का भी एक लगाम लगेगी इस पर। तो अगर किसी बच्ची के साथ रेप जैसी जघन्य वारदात होती है तो इसमें अब सीधे सीधे मृत्यु दंड का प्रावधान कर दिया गया है, यानी कि अगर वो आरोपी पाया जाता है तो उसको सीधे सीधे मृत्युदंड दिया जाएगा अदालत से। ये एक बड़ा बदलाव होगा। इसी तरीके से जैसे साक्ष्य अधिनियम में था कि पहले जो है थानों के अंदर इतना अंबार लगा रहता था वाहनों का, गाड़ियों का, दूसरे तरीके की चीजों का, वो माल खाने में जो चीजें जमा हो जाती थी, जब तक केस का निपटारा नहीं होता था तब तक थानों में वो सामान पड़ा रहता था। ये एक बड़ी समस्या थी, खासतौर पे दिल्ली के थानों में भी आपने देखा होगा इतना सामान भरा है जिससे कि थानों के अंदर गंदगी फैली रहती है और उसका निपटारे का तब तक कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि अदालत उस मामले को, जिसकी वो केस प्रॉपर्टी है, जब तक उस मामले को निपटा ना दे। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब कानून में सीधा सीधा कर दिया गया है कि जो भी संबंधित पुलिस अधिकारी होगा अपने जो उसके यहाँ पर केस प्रॉपर्टी होगी उसकी वीडियोग्राफी कराएगा और थाने के अंदर उसको वीडियोग्राफी को अदालत में और थाने के अंदर कई जगह पे सुरक्षित रखेगा। इसके बाद उस केस प्रॉपर्टी को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है। तो ये इससे क्या होगा, थानों के अंदर बहुत सारी जगह खाली मिलेगी और ये जो पूरा जो थाने में साफ सफाई का एक तरीके से पूरा प्रावधान होगा। तीसरा एक बड़ा बदलाव ये है कि पहले क्या था कि बहुत सारे जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम के मामले में या जो दाऊद इब्राहिम का गैंग था या कई गैंगस्टर्स जो होते थे उनके मामले में ऐसा होता था कि वो भाग जाते थे, लेकिन अदालतों में उनके यहाँ जो मामले थे उनमें कोई आगे कार्रवाई नहीं होती थी। अब ऐसा नहीं होगा। नए कानून के मुताबिक जो भी भगोड़े अपराधी होंगे उनके खिलाफ यहाँ की अदालतों में लगातार केस भी चलेंगे और केस चलते हुए उनको सजा भी दी जाएगी। यानी कि बेशक वो दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहे, चाहे दुबई में रहे, चाहे कहीं और रहे, जिस भी कंट्री में वो छिपा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ यहाँ की जिस भी अदालत में जो भी केस चल रहा होगा वो केस चलता रहेगा और उसमें अदालत, संबंधित अदालत बाकायदा ऐसे अपराधियों को सजा भी सुनाएगी। ये भी एक बड़ा मामला होगा। इसके अलावा सशस्त्र विद्रोह, अलगाववादी गतिविधियों या अन्य तरह की ऐसे मामले जिनमें देश की अखंडता को खतरे में डाला जाए, ऐसे अपराधों को भी लिस्ट किया जाएगा। आइए देखते हैं गृह मंत्री ने संसद के अंदर क्या कहा। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। माननीय महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निष्पक्ष विचारणा के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों के समेकित करने के और सिद्धांतों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पूर्व प्रस्तापित करने का अनुमति दी जाए। एक मिनट माननीय गृह मंत्री जी। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री द्वारा विधेयक को पुनर्स्थापित किया। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से 12B
सारे सांसदों को निलंबन कर रहे हैं। महोदय, इसके कारण मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपराधों और शास्तियों से संबंधित उपबंधों का समेकन किया जा रहा है। और संशोधन तथा उससे संबंध या उससे आनुषंगिक विषयों को उत्पन्न करने के लिए विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक, माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं इस पे? हाँ। सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो आज 18 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान देने वाले महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि है। मैं पूरे सदन के सामने शीश झुकाकर उनको नमन करना चाहता हूं और उनकी स्मृति से प्रेरित होकर युगों युगों के लिए जो युवा देश के लिए काम करेंगे, वो सब के लिए महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी का जीवन प्रेरणा के स्रोत हमेशा के लिए रहेगा, इसका मुझे विश्वास है। माननीय अध्यक्ष जी, आज का ऐतिहासिक दिवस है। आज के ही दिन दादरा नगर हवेली का भारतीय संघ में विलय हुआ था और भारतीय संघ एक प्रकार से संपूर्ण राष्ट्र बना था। माननीय अध्यक्ष जी, आज जब मैं ये 3 विधेयक लेकर आया हूं, उस वक्त आजादी के अमृत महोत्सव का समापन हो रहा है और आजादी के अमृत काल की शुरुआत होने का समय। 15 अगस्त से आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त होगा और 16 अगस्त से आजादी की 75 साल से 100 साल की यात्रा की शुरुआत होगी, जो निश्चित रूप से महान भारत की रचना करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के सामने गत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपना उद्बोधन देते हुए 5 प्रणों को देश की जनता के सामने रखा था। माननीय अध्यक्ष जी, ये 5 प्रण में से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को हम समाप्त कर देंगे, हमारे मन से वो बोझ को दूर करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं, उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तावित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा। यह कानूनों की जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की
आत्मा जो है वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जाएंगे। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा। और न्याय देने की प्रक्रिया में दंड वही होगा जहां अपराध रोकने का बोध खड़ा करने की जरूरत है, अपराध रोकने के लिए एक प्रकार की भावना खड़ी करने की जरूरत है, वही होगा। और मैं ये तीनों कानूनों को आगे मैं बताता हूं, बड़े ध्यान से इस प्रक्रिया में मैं इन्वॉल्व रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि 1860 से लेकर 2023 तक अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजने वाला हूं, इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, मरुतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी? मानवीय की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता, तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। मान्यवर, इस कानून को बनाने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया हमने की है। मोदी जी ने 2019 में ही हम सबका मार्गदर्शन किया था कि अंग्रेजों ने बनाए हुए जितने भी कानून जिस विभाग में है, सभी कानून पर पर्याप्त चर्चा विचारणा और सोच विचार कर इसको आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में बनाना चाहिए। वहीं से ये प्रक्रिया माननीय अध्यक्ष जी चालू हुई। ढेर सारी कंसल्टेशन की प्रक्रिया इसके लिए हुई है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर जगह पे व्यापक कंसल्टेशन किया गया है। मैंने अगस्त 2019 में ही देश के सारे हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था, सर्वोच्च अदालत के सारे न्यायाधीशों को लिखा था, देश की सारी लॉ यूनिवर्सिटी को पत्र लिखा था। 2020 में थोड़ी बेस बनने के बाद सारे सांसदों को लिखा, सारे मुख्यमंत्रियों को लिखा, सारे राज्यपालों को लिखा, संघ शासित प्रदेश के प्रशासकों को लिखा और ढेर सारे कंसल्टेशन के बाद ये प्रक्रिया आज कानून बनने में सफल हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका मुझे बहुत बड़ा संतोष है कि बेस बरुआ समिति, विश्वनाथन समिति, मलिमत समिति, माधव मेनन समिति और गृह मामलों की स्थायी संसदीय समिति 2011, 2005, 2006 इसकी रिपोर्ट 111वीं, 110वीं, 146वीं ये सारी रिपोर्टों का बृहद संकलन कर सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, सभी विधायकों, सभी सांसद और सभी न्यायाधीशों से
हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से और लॉ यूनिवर्सिटी से आए हुए सारे प्रस्तावों को, सारे सुझावों को कंसीडर कर लाइन बाय लाइन इसको पढ़कर ये विधेयक लेकर मैं आज सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेश, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक एकेडमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद और लगभग 270 विधायकों ने इसमें सुझाव दिए हैं। जनता के भी बहुत सारे सुझाव आए हैं जिसको कंसिडर किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, 4 साल तक इस पर गहन विचार विमर्श हुआ है। मैं जिसमें उपस्थित हूं, ऐसी 158 बैठकें हमने रिकॉर्ड पर करी है। माननीय अध्यक्ष जी, बाय लाइन इसको हमने पढ़ा है। मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी के को रिप्लेस करेगी, इसमें अब 533 धाराएं बचेगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 धाराएं नई जोड़ी गई है और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी, इसमें अब पहले 511 धाराएं थी, इसकी जगह 356 धाराएं होगी। 175 धाराओं में बदलाव हुआ है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई है और 22 धाराएं निरस्त कर दी गई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा, इसमें 170 धाराएं होगी, पहले 167 थी। 23 धाराओं में बदलाव किया है, 1 धारा नई जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की है। मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं, ये तीनों कानूनों में गुलामियों की निशानी से भरे हुए कानून। सबसे पहले तो इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पारित किया था, हमने अडॉप्ट किया था, यहीं से शुरुआत होती। परंतु इसके अलावे आज भी जो कानून आज इससे निरस्त होंगे, जब सदन पारित करेगा, तब वो कानूनों के अंदर कुछ शब्द थे मैं जरूर कहना चाहता हूं, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि 75 साल तक हम किस कानूनों के आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाए हैं। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है, प्रोविंशियल एक्ट का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है, लंदन गैजेट का जिक्र है, ज्यूरी और बैरिस्टर का जिक्र है जो हमारे यहाँ कब के चले गए, लाहौर गवर्नमेंट का जिक्र है, कॉमनवेल्थ के प्रस्ताव का जिक्र है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट का जिक्र है, हर मेजेस्टी और बाय द प्रिवी काउंसिल, ऐसे हर जगह रेफरेंस दिए हुए हैं। कॉपीज एंड एक्सट्रैक्ट्स कंटेंट इन द लंदन गैजेट, इसके आधार पर एक कानून को बनाया गया है। पोजेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, इसका भी जिक्र आज भी है। कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड, इसका भी जिक्र 33 से ज्यादा जगहों पे है। हर मैजेस्टी डोमिनियंस का इस अधिनियम के अंदर ढेर सारे जिक्र है। टोटल 475 जगह ये गुलामी की निशानियों को समाप्त कर आज हमने एक नया कानून मान्यवर लेकर आए। माननीय अध्यक्ष जी, इस कानून से हमने नए युग को जोड़ने का भी प्रयास किया है। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत समय लगता है। कानून में कोई कानून की अदालत में जाए तो न्याय इतनी देर से मिलता है कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं। लोगों की श्रद्धा उठ गई, कोर्ट में जाने से डर है। यानी कि कानून अब उस हिसाब से सीआरपीसी और आईपीसी में बदलाव कर दिया गया है कि कानून अब लोगों की सुविधाओं के लिए होगा और अपराधियों को कहीं ना कहीं बाउंड करेगा। और पुलिस को भी कई सारी पावर देके पुलिस को कई सारी चीजों में चेंज किया गया है और कई सारी चीजों पर बाउंड किया गया है कि पुलिस अब बहानेबाजी नहीं कर पाएगी। ये सारा जो मामला सीआरपीसी का हुआ है, आगे आने वाले टाइम में और भी कई ऐसे जो भी मामले होंगे जिन पर सरकार को ये लगेगा कि इस पर बदलाव होना चाहिए, तो सरकार ऐसे कानूनों में जरूर बदलाव करेगी। ये देश में पहला मामला है जब आईपीसी और सीआरपीसी में इतने बड़े स्तर पर चेंज किया गया है। तो ये है नया भारत और नए भारत का नया कानून।
अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे इससे बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।